इसमें एजुकेशनिस्ट बना दिया, लेकिन मैं पेशे से वकील हूँ। मेरी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रही है स्कूल की, बाकी सारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। और आज इस सादिया पब्लिक स्कूल के इस इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में डायरेक्टर साहब की दावत पर मैं यहाँ पर आया हूँ और उन्होंने मुझे जो इज़्ज़त दी, यहाँ पे चीफ गेस्ट बनाकर मुझे लाए हैं, मैं उसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इज़्ज़त बख्शने के लिए। लेकिन आज जो एक एजुकेशन पर जो चर्चा हो रही थी, मैं देख रहा था काफ़ी लोगों ने बात रखी, बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी बात रखे। काफ़ी यहाँ पर जो तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं। आज एजुकेशन हम सब के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है और इस बात का इल्म या इस बात का एहसास आज हम लोगों को हो रहा है। अगर मैं हमारी बहनों से कहूँ या हमारे यहाँ बैठे जो भी टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर यहाँ पर किसी से भी ये सवाल किया जाए तो यकीन है कि 2-4 हाथ से ज़्यादा नहीं उठेगा ऊपर। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप अपनी नानी का नाम जानते हैं, तो कितने लोग हैं जो अपनी नानी का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी दादी का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी सास का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी फूफी का, अपनी खाला का नाम जानते हैं? तो आपसे अगर हाथ उठाए तो पीछे में 3 हाथ उठा है, 1 हाथ यहाँ उठा है, 4 हाथ उठा है, इस तरह से हाथ उठ रहा है। अगर ये महफिल में देखा जाए तो हाथ गिना जा सकता है कि 2, 4, 10 लोगों का हाथ उठता है। लेकिन ज़्यादातर लोग, हम लोगों से अगर पूछा जाए कि आपकी नानी का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, नहीं, बल्कि जितनी तेज़ी से अगर ये पूछा जाए कि दादा का नाम क्या है, फट से दादा का नाम बता दिया जाएगा। नाना का नाम क्या है, सब बता देंगे। फूफा का नाम क्या है, बता देंगे। खालू का नाम क्या है, हम बता देंगे। लेकिन वहीं पे जब खाला का नाम पूछा जाता है, फूफी का नाम पूछा जाता है, ससुर का नाम पूछा जाए, बता देंगे, सास का नाम नहीं पता है। इसकी वजह क्या है? इस बात को समझना, और ख़ास करके मैं अपनी बहनों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि ये समझने की ज़रूरत हमारी बहनों को है कि हम लोग समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, ये सीमांचल इलाका है, हमारा सुरजापुरी इलाका है, इसमें हम अपनी नानी, दादी, फूफी, चाची का नाम नहीं जानते हैं। इसकी सबसे, आप अगर यही बात पर एतबार ना हो, आप जाके अपने अब्बा से पूछिए कि आपकी दादी का नाम बताइए, आपकी नानी का नाम बताइए, अपनी फूफी का नाम बताइए, अपनी खाला का नाम बताइए, और थोड़ा पीछे चले जाइए तो आपके वालिद भी अगर नानी का बताएंगे तो दादी का पता नहीं है, दादी का पता है तो फूफी का पता नहीं है, फूफी का पता है तो खाला का पता नहीं है। क्यों नहीं है? इस बात की गहराई को समझिएगा। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो औरतों को तालीम से जोड़ा नहीं गया, हमारी दादी, नानी, फूफी, चाची जो हैं, उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उनको तालीम से जोड़ा नहीं गया, जिसकी वजह से वो समाज में अपना कोई पहचान नहीं बना पाई। और आज हमारी दादी, नानी, चाची, फूफी का पहचान क्या है? अगर हम गांव में जाएं तो हमारे गांव में अभी भी ये रिवाज आपको बहुत जगह मिलेगा। ये पूरे सीमांचल इलाके का ये हालत है कि वहाँ पर जाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बच्ची जब किसी के घर में पैदा होती है तो उसका नाम घर वाले बड़े प्यार से अफसाना, फरजाना, रुखसाना कुछ भी रखते हैं। लेकिन वो बच्ची जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो गांव वाले उसको सुलेमान की बेटी के नाम से पहचानते कि ये सुलेमान की बेटी है, उसकी पहचान होती है सुलेमान की बेटी। और जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसकी शादी किसी सलीम नाम के आदमी से हो गई, तो वो अपने ससुराल में जानी जाती है सलीमेर आदमी। सुरजापुरी में हम लोग कहते हैं सलीमेर आदमी या सलीम की अहलिया, इस नाम से वो जानी जाती है। फिर जब उसके बाद शादी के कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद एक बच्चा आ जाता है, तो बच्चे का नाम फिर कुछ भी रखा जाए। अब हमारे यहाँ समाज में ये भी है, खास करके सुरजापुरी में, गांव में है कि अगर मंगल को बच्चा पैदा हो गया तो उसका नाम हो जाएगा मंगला, काला हो गया तो कलवा, बुध को हुआ तो बुधवा। तो अब उसका नाम जो भी रख दीजिए, काला हो तो कलवा, मंगलू हो तो मंगला, जिस नाम से भी आप पुकारिए, फिर वो जो औरत है वो जानी जाती है उस बच्चे के नाम से कि कलवार माँ, मंगलार माँ, बुधवार माँ, इस नाम से जानी जाती है। तो उसका जो अपना नाम था फरजाना, अपना नाम था अफसाना, अपना नाम था रुखसाना, जो उसके वालिद ने, उसके घर वालों ने बड़े प्यार से रखा था, उस नाम का कोई वजूद नहीं रहता है। क्योंकि हम
उसको या तो सुलेमान की बेटी के नाम से जानते हैं, सलीम की बीवी के नाम से जानते हैं, या कलवा मंगला की मां के नाम से जानते हैं। और वो दादी बन जाती है तो फलनार पोता, तो फिर पोते के नाम से जानी जाती है। तो आपका अपना जो नाम है उस नाम का कोई वजूद नहीं रह जाता है। और यही हमारे समाज में हमारी दादी, नानी, फूफी, चाची के साथ हुआ है। और आज आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको अपने नाम का वजूद बनाने का मौका मिला है। आपका नाम जो भी हो, आप फरजाना हो, रुखसाना हो, सुल्ताना हो, रेहाना हो, जो भी नाम आपका है, आज आप खुश नसीब हैं कि जो मौका आपकी दादी, नानी, चाची, फूफी को नहीं मिला है, वो मौका आपको मिला है कि आप अपने नाम का वजूद कायम करें कि कल आप नहीं भी रहें दुनिया में तो आपका नाम से आपको जाना जाए। वरना वही आप भी मंगला की दादी बन के रह जाइएगा, कलवा की मां कहलाते रह जाइएगा, तो उससे आज बाहर निकलने का मौका आपको मिला है। तो इस मौके का फायदा आपको उठाना है। और ये मौका आपको आज इस समाज में सादिया पब्लिक स्कूल के नाम पर हमारे जो यहाँ पर डायरेक्टर साहब है जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है, ये जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, उसको साकार करना आपका काम है। आपके परिवार के लोग आज आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप तालीम से जुड़ें और अपना नाम का वजूद बनाने के साथ साथ अपनी पहचान के साथ साथ आपकी वजह से आपका समाज, आपका गांव, आपका मुल्क जाना जाए, उस मुकाम तक आप पहुंच सकती हैं। उसका जरिया आपको दिया जा रहा है। इस चीज को समझिए कि आप कहां पढ़ रही हैं, किस दायरे में पढ़ रही हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये दायरा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसका नाम छोटा हो सकता है, उसकी पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन इल्म और तालीम कभी छोटा नहीं होता है। इस बात को समझिए। तो आप किस दायरे से तालीम ले रही हैं, किस जगह से ले रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर तालीम सही से ले रही हैं तो आप छोटे से दायरे से दुनिया के सबसे बड़े मुकाम पे पहुंच सकती हैं। ये हुनर आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात की गई। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब आज जिस हालत में आप लोग, हम लोग यहाँ पर हैं, हम सबसे बुरी हालत में एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी गुजरी है। उनके परिवार में खाने को लिए भी 2 निवाला जमा करना मुश्किल था। वो अपनी तालीम के साथ साथ अखबार बेचा करते थे, उसके साथ साथ ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वालिद साहब उनके मछली मार के लाते थे तो बाप और बेटा मिलके बाजार में मछली बेचने जाया करते थे। तो उस हालत के में जद्दोजहद करने के बाद उनके घर में 2 वक्त का खाना पकता था और उसमें से वो तालीम हासिल करते रहे और पढ़ाई के साथ साथ अपने आप नाता जोड़े रहे। और आज वो हिंदुस्तान के संविधान में जो सबसे आला मुकाम है देश के राष्ट्रपति, उसके ऊंचा कोई पद हमारे देश में नहीं है, उससे ऊपर कोई ओहदा हमारे देश में नहीं है। वो आदमी जो मुफलिसी में पूरी जिंदगी काटा हो और जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, स्कूल फीस नहीं था, किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं था, अपनी मेहनत और जद्दोजहद और अपने लगन की वजह से हिंदुस्तान के संविधान के सबसे ऊंची कुर्सी पर जाकर वो आदमी बैठा है। तो उससे बेहतर तो आज हम लोग हैं, उनसे बेहतर इंतजाम हमारे पास है, सहूलियतें हमारे पास है। सिर्फ कमी है तो उस लगन की। वो लगन हमें अंदर नहीं है। अगर वो लगन हो तो आप भी उस जगह पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये आपको समझना होगा कि एडुकेशन जो है ये सबसे बड़ा हथियार है। कुछ लोग डरते हैं कि तलवार और बंदूक और गोलियों से, बम से डरते हैं, लेकिन गोली, बंदूक, तलवार जितनी भी तरह के हथियार है ना, ये मिसाइल है, एटम बम वगैरह का नाम सुनते होंगे, ये सारे हथियारों से बड़ा हथियार जो है ना वो इल्म है। अगर एटम बम भी कहीं फटता है ना, वो कलम की नोक पर ही फटता है। अगर कलम नहीं चले तो एटम बम नहीं फटेगा, अगर कलम नहीं चले तो कहीं तलवार भी नहीं चलेगा। और तलवार जो है या एटम बम, वो तलवार से आप एक वक्त में एक गर्दन काट सकते हैं, बम फोड़ के एक साथ आप हजारों लोगों को मार सकते हैं, लाखों को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन कलम की नोक में ये ताकत है कि पूरा एक नोक पर एक मुल्क बर्बाद हो सकता है, एक मुल्क आबाद हो सकता है। ये ताकत कलम को दी गई। तो इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है जो हथियार आपके हाथ में है। अब उस हथियार को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए कि उस हथियार को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने हथियार, बहुत लोग ऐसे हैं शौक में घर में बंदूक रख लेते हैं, होगा आप लोगों के घर में भी बहुतों के पास बंदूक होगा कि दादा का बंदूक था, अभी भी है, देखिएगा अब्बाजान बैठ के धूप में तेल लगा के साफ करके फिर सुखा के रखते भी होंगे।
लेकिन बंदूक घर में रखने से आपकी हिफाजत नहीं होगी। बंदूक घर में है उससे आपकी हिफाजत नहीं होगी। हिफाजत आपकी आपके अंदर जो ताकत है, इल्म की ताकत अगर है, उससे आप अपने आप को हिफाजत कर सकते हैं। बंदूक से भी हिफाजत नहीं होगी। बंदूक रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इल्म है, आप उस ओहदे पर पहुंच चुके हैं कि जिस ओहदे पर बैठकर आप अपना हिफाजत और अपने साथ साथ समाज का हिफाजत कर सकते हैं, उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपके पास जो इल्म है वही आपका काम है। ये चीज को पहचानिए कि आपके पास जो ताकत है उसको कैसे तो क्योंकि मुजाहिद भाई भी आ गए हैं, मुजाहिद भाई आप लोगों से मुखातिब होंगे, तो क्योंकि मेरी एक और मसरूफियत है, एक मीटिंग में भी जाना है। तो मैं जो बात कह रहा था आप लोगों कि इसलिए अपने अंदर जो इल्म की ताकत है उसको समेटिए, जितना समेट सकते हैं उतना समेट लीजिए। और इसी में एक बेटाडिन नाम के एक राइटर थे, उन्होंने लाइन लिखी है कि इफ यू एडुकेट अ मैन, मैन एडुकेट अ मैन, इफ यू एडुकेट अ वुमेन, वुमेन विल एडुकेट अ जनरेशन। कि अगर एक आदमी को आप तालीम देते हैं तो एक आदमी को तालीम दे सकता है, लेकिन जब एक औरत को तालीम याफ्ता बना दें तो एक औरत पूरे नस्ल को तालीम याफ्ता बना सकती है। तो ये ताकत आपके अंदर है कि आप आने वाली पूरी नस्ल को तालीम याफ्ता बना सकती है। तो ये ताकत आपके पास है। इसलिए आपके ऊपर समाज की, अपने घर की, अपने परिवार का सबकी जिम्मेदारी आप पर होती है। और आप आने वाले वक्त में अपने समाज को, अपने देश को किस रास्ते पे ले जाएंगे, इसकी शुरुआत आपके घर से होती है। तो ये आपके घर से होती है। तो इस बात को समझिए, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ही ने कहा था कि मुल्क को बदलने के लिए पूरे मुल्क की जरूरत नहीं होती है। मुल्क को बदलने के लिए पूरे मुल्क की जरूरत नहीं है। मुल्क को बदलना है तो सिर्फ 3 लोगों को बदलना होगा। अगर 3 लोग बदल जाएं, अपनी जिम्मेदारी ले लें, तो मुल्क बदल जाएगा। उसमें पहला जिम्मेदारी माँ और बाप को दिया गया कि माँ और बाप ये जो है जिंदगी का पहला टीचर होती है। पहले टीचर माँ है, दूसरा टीचर बाप है, और तीसरा टीचर हमारे उस्ताद हैं जो हमको तालीम दे रहे हैं। माँ, बाप और उस्ताद, अगर ये 3 लोग अपनी जिम्मेदारी निभा लें सही तरीके से, तो हमारा मुल्क बदल सकता है। हमारे मुल्क में बदलाव की जो बात हम कर रहे हैं, ये बदलाव इन 3 लोगों से आता है। इसके लिए माँ को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, बाप को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और उस्ताद को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर इस जिम्मेदारी को हम सही से निभा पाए तो यकीन मानिए ये बदलाव आएगा। और आज हम लोगों की ये खुशनसीबी है कि आज तो हम देखते हैं कि स्कूलों में जब छुट्टी होती है तो किसी स्कूल के सामने से गुजरना हो तो बच्चों की तादाद लड़कों से ज्यादा होती है। लड़कियां आज स्कूल ज्यादा तादाद में जा रही हैं। जिस इलाके से मैं आया हूँ, चकलिया, मेरे वहाँ हर स्कूल में 60 से 70% लड़कियां स्कूल में जा रही हैं। लड़कियों की तादाद स्कूलों में ज्यादा है। तो ये आज जो है लड़कियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से एक पढ़ाई में, हमारे समाज में एक रिवोल्यूशन पैदा हुआ है कि अब बच्चियों को पढ़ाना। आज हमारे यहाँ समाज में लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं। अभी बहुत आप लोगों के जानने में भी किशनगंज में कई लड़कियां डॉक्टर बनी, कई इंजीनियर बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले किशनगंज में ही एक शहादत नाम या शौकत नाम का एक लड़का IFS क्वालिफाई किया किशनगंज का। क्या नाम था उसका? शहादत, शौकत या कुछ शहादत बोल रहे, कोचा था मन कही है। वो एक IFS क्वालिफाई किया। इस तरह से कई लोग आगे आ रहे हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, पांजीपाड़ा में एक लश्कर गांव है, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। उर्दू मीडियम से उस लड़के ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उसका अखबार में तस्वीर छपा और वो अखबार इत्तफाकन मैं पढ़ रहा था, मेरे नज़र में आया, तो उस लड़के को मैंने ढूंढवाया कि ये लड़का कौन है, इसको ढूंढ के लाओ। उसके बाद मैं उसके घर गया तो यकीन मानिए उसके घर में 7 भाई बहन हैं और उनके वालिद साहब जन देते हैं। जन समझते हैं ना, मजदूरी करते हैं। उसके पास ये माली हालत नहीं है कि वो अपने 7 बच्चे को 3 वक्त का खाना खिला सके, लेकिन उस बच्चे ने उत्तर दिनाजपुर में टॉप किया। उसकी ये हालत नहीं थी कि वो आगे की पढ़ाई पढ़ सके। उसके घर वालों ने साफ कह दिया कि भाई हम तुमको पढ़ा नहीं सकते। वो खुद अपने लगन की वजह से
किसी तरह से क्लास 12 तक किया, लेकिन आगे पढ़ने की कोई जरिया नहीं था। उसको हम कलकत्ता ले गए, मौलाना आज़ाद कॉलेज में उसका एडमिशन करवाए। यकीन मानिए उसकी तालीम में मेरा जो भी रहा हिस्सेदारी वो बहुत कम है, लेकिन उस लड़के की लगन है कि वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 16th रैंक लाया और मौलाना आज़ाद कॉलेज में वो लड़का टॉप किया। उसके बाद उसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजे। वो ज्योग्राफी में वहाँ जाके एडमिशन लिया, एमएस क्वालिफाई किया और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया। वो गोल्ड मेडलिस्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, टॉप किया है वो लड़का। तो एक जन्म देने वाले का बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, वो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टॉप करके पीएचडी में उसने एडमिशन लिया। अब उसको फेलोशिप मिलेगा। आज उसको फेलोशिप में उसको 45,000 रुपया उसको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। अब वो लड़का अपनी जिंदगी में खड़ा हो गया। अब वो लड़का आगे बढ़ के अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। अब उसके बाद की जो जनरेशन, अब आने वाले 10 सालों में जो नया जनरेशन उसका तैयार होगा, अब उसकी नस्ल जो है, अब जो है आने वाले वक्त में उसके नस्ल को किसी के मदद की या किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नस्ल अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो ये है कि हम लोगों को किसी तरह से सिर्फ एक रास्ता दिखाने की जरूरत है। अगर रास्ता मिले, चलने की कुव्वत हमारे अंदर है। और हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे, जो बच्चियां हैं, ये तालीम में अपने आप को काफी बेहतर कर रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपना हौसला बनाए रखें, आगे तालीम को लगातार इसमें आगे बढ़ें। और जो बात मैंने शुरू में कही आपसे कि ये खुशनसीबी आप लोगों की है, मेरी बहनों की है, कि आपको अपने नाम का वजूद बनाने का मौका मिला है, जो आपकी दादी, नानी, फूफी, चाची को नहीं मिला। तो उनको मौका नहीं मिला, इसलिए उनको आज हम दादी के नाम से जानते हैं, लेकिन दादी का नाम नहीं जानते हैं। हम फूफी के जानते हैं, फूफी का नाम पता नहीं होता हमको। या वो आज भी मंगलर माँ, कलवर माँ और बुधवार माँ बन के रह गई है। लेकिन यह आपको यह मौका है कि आप अपने नाम का वजूद बनाएं। और कल हम लोग यहाँ पर जो आज मंच पे हैं, कल आप यहाँ से हमारे आने वाले नस्लों को बताएं कि आगे कैसे बढ़ना है। ये मौका आपके पास है और उसके लिए सादिया पब्लिक स्कूल आपके साथ है। और हम लोग सबको यहाँ पर जो है सादिया पब्लिक स्कूल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे डायरेक्टर साहब ने ली है। और आज उनकी ये कोशिश जो यहाँ पर है, हमारे इलाके के नौजवान बच्चों को, बच्चियों को तालीम से जोड़ते हुए आगे का रास्ता तय कराने का, इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह की दुश्वारी हो, परेशानी हो, हम लोगों को किसी तरह की ज़रूरत पड़े, तो आपसे मेरी ये इल्तजा है कि बिला झिझक आप हम लोगों को भी अपनी इस तहरीक में, इस इल्म के तालीम की जंग में आप लोग अगर मुमकिन हो सके तो आप लोग भी अपने इस जंग की लड़ाई में या तालीम की लड़ाई में हम लोगों को भी अपना एक सिपाही समझकर हम लोगों को भी साथ लेकर चलें। हम लोग आपके साथ हैं और आगे इंशाल्लाह ये सादिया पब्लिक स्कूल तरक्की करेगी। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सारे जहां से अच्छा